नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। बिहार में कोरोना महामारी के बाद भी टाइम पर चुनाव होगा, लेकिन वहां बेरोजगारी, बाढ़ है, कोरोना की महामारी है, लाचारी है, बेबसी है और पिछले 15 साल के बाद भी बीमारू राज्य ही बना हुआ है बिहार। मेरे साथ बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर, लंबे समय से राजनीति में दखल रख रहे हैं और सबसे खास बात की बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, गरीब पिछड़ा शोषित वंचित समाज की बड़ी ताकत, बड़ी आवाज उदय नारायण चौधरी हैं, जो लगातार सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर है, उनका सोशल कंसर्न, जो सामाजिक सरोकार है, उससे कभी दूर नहीं हटते हैं। आज एक बड़ी बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल थे। उदय नारायण चौधरी उसको लीड कर रहे थे। चुनाव का लगभग तय हो गया है कि चुनाव होगा, चुनाव आयोग ने बता दिया है। तो वो कैसे देख रहे हैं, क्या रणनीति होगी? आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार में और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार डबल इंजन जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बैकफुट पर है। तो इन तमाम राजनीतिक हालात पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या था आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या ऐसा है, क्या वजह थी, क्या मुद्दा था? शंभू जी, मैं नेशनल दस्तक को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पहले, और आपको भी धन्यवाद देता हूं। आप दिल्ली में बैठकर भी हम लोगों के ऊपर निगाह और नजर रखे हुए हैं। जी जी जी। आज संयोग से काम है मेरा सर। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार के जो 4 दलित नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल में, श्री रमई राम, श्री श्याम रजक जी जो अभी आरजेडी में आए हैं जेडीयू छोड़ करके, और श्री चंद्र राम जी और मैं उदय नारायण चौधरी, चारों कोई मिलकर के एक साथ सामूहिक रूप से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार के दलित, आदिवासी, अनेक सर्वन, पिछड़े सब लोगों को बताना कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से सबसे ज्यादा किसी कम्युनिटी को नुकसान हुआ है तो वो कम्युनिटी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं ईबीसी के लोग। जी जी, सही आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी, आगे बताइए। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें दलित, आदिवासी और ईबीसी के लोगों को हुआ है। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तीनों स्तर पर अलग अलग इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। राजनीतिक स्तर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दलितों को, महादलितों को या पिछड़े वर्ग को या ईबीसी के लोगों को, जितने भी बोर्ड और निगम थे बिहार में, जिस बोर्ड और निगम के माध्यम से उसमें दलित आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन होता था और दलित आदिवासियों की समस्याओं को उठा करके आम जनता तक पहुंचाते हुए और संबंधित विभाग को इसके बारे में इंसिस्ट करती थी ये आयोगें और कथित अनुकूल कार्रवाई की जाए, वो रुक गया। चूंकि अनुसूचित जाति आयोग का गठन ही नहीं हुआ, जनजाति आयोग का गठन ही नहीं हुआ, और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी कोई बोर्ड दलित, आदिवासी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ कहीं। तो इसके माध्यम से जो दलितों और आदिवासियों के तरफ से या निक्सरवन की ओर से जो निगरानी रखने वाली संस्थाएं थी, इस समूह के राजनीतिक रूप से देख रेख करने वाली, उसका नामांकन ही नहीं, उसका मनोनयन ही नहीं किया गया। तो इस तरह से राजनीतिक क्षति हुई है इस दलित आदिवासी समुदाय को, ईबीसी के लोगों को। सीधे और सीधे तौर पर इस सरकार में, जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की हुकूमत है, इसमें नुकसान हुआ है। जानकारी मिल रही है बात सर? अब करते हैं। जी जी जी, बताइए। अब आर्थिक तौर से हम आते हैं कि जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसके सहारे वो पढ़ करके आगे बढ़ता था, तो छात्रों की छात्रवृत्ति को 10th क्लास और 9th क्लास में हाई स्कूल में स्थगित कर दिया इस सरकार ने।
देश में सबसे पहले किसी की छात्रवृत्ति रुकी तो बिहार के दलित आदिवासी छात्र छात्राओं की, आदिवासी एबीसी की छात्रवृत्ति रुक गई और छात्रवृत्ति के बदले सरकार ने क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया, जो छात्रवृत्ति आजादी के बाद लगातार सब लोगों को मिल रही थी। हम लोगों को भी मिली थी, शायद हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो हम लोग पढ़े नहीं होते, क्योंकि छात्रवृत्ति बेस होता है जिससे आदमी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहता है। तो इस छात्रवृत्ति को ये जो वर्तमान जनता दल यू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसने छात्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि तुम क्रेडिट कार्ड ले लो। जब हम लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया तब उसने एक लेकुना फिर दोबारा लगाया कि छात्रवृत्ति अथवा क्रेडिट कार्ड दोनों ये, और कॉलेज में तो बंद ही हो गया, अब छात्रवृत्ति किसी को मिलती नहीं है। जो एमए, बीए, पीएचडी सब में पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, अब किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो निकल रहा नौजवान है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उसका वही धार उसका कमजोर कर दिया गया, रोक दिया गया। दूसरी ओर जो नौकरियां थी यहाँ उन सभी नौकरियां जो बैकलॉग में खाली थे, उन सभी नौकरियों को बैकलॉग को समाप्त करके और उसको अनुबंध पर बहाली का काम शुरू कर दिया इस सरकार ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25,000 30,000 जहां वेतन मिलता था जिन लोगों को काम करने पर, अब उन सब लोगों को 6,000 से 8,000 रुपए के वेतन पर काम करने की मजबूरी हो गई, चूंकि अनुबंध पर बहाल है। और ठेकेदार अगर कोई अपनी वेतन को बढ़ाने की मांग करता है या ज्यादा काम लेता है जिसके बारे में वो अपने ठेकेदार से, अपने एम्प्लॉयर से कोई सवाल करता है तो उसको निकाल देता है। एक दूसरा नुकसान ये हुआ कि सभी बैकलॉग को। तीसरी बात ये हुई कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उनका भी प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। चौथी बात है कि सबसे ज्यादा ट्रैप केस इस सरकार ने सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और ईबीसी के लोगों को समझा कि ये चोर लोग हैं और जानबूझ करके सरकार ने इस वर्ग के अफसरों को टारगेट किया और टारगेट करके उसको जेल भेजने का काम किया। और तो 100 केवल इस डबल इंजन की सरकार में 137 लोगों के ऊपर ट्रैप केस चलाया गया और गिरफ्तार की गई, जेल भेजा गया। सरकार का ही कानून है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसको ट्रैप से गिरफ्तार किया जाएगा या ट्रैप किया जाएगा जिसके ऊपर, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। ये कानून है, इन्होंने बना रखा है खुद, लेकिन उसका वायलेशन करते हुए जिसके ऊपर ट्रैप केस हुआ उसके विरुद्ध भी इन्होंने विभागीय कार्रवाई चला करके और सबको डिसमिस करने के, कुछ को डिसमिस किया, कुछ को करने की प्रक्रिया जारी है, कुछ का ट्रायल जारी है। ये सब कार्रवाई इसी सरकार में किया गया। ये सब बैकवर्ड और दलित के साथ हो रहे हैं, अधिकारियों के साथ। हाँ 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 हाँ, केवल उसके साथ, केवल। और छोटे कर्मचारी से, ब्लॉक के कर्मचारी से लेकर के सचिवालय के 1 नंबर की कुर्सी जो सेक्रेटरी लेवल के कोई लोग हैं, सच्चाई ये सेंट्रल में अभी केंद्र में एससी एसटी आयोग में कोई है नहीं देख रहे। क्या बिहार में भी एससी एसटी आयोग की कुर्सी खाली है? हाँ, क्लास 1 में जो नौकरी करने वाले हैं, क्लास 1 जॉब के, उनको भी गिरफ्तार करके ट्रैप में लिया गया। उदाहरण आयोग की बात कर रहा था, क्या एससी एसटी आयोग में कुर्सियां खाली हैं? हाँ, सीट तो खाली है। केंद्र में तो केवल एक मंत्री बना दिया गया, एक चेयरमैन बना दिया, लेकिन मेंबरों की जगह तो खाली है। और उसके जो पावर थे उसको स्विच कर लिया, क्यों? उसको संवैधानिक पावर अभी नहीं है। वो ट्रायल करने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की अधिकार नहीं दी गई है उसको। बिहार का जो शेड्यूल कास्ट आयोग है उसकी ये स्थिति है। क्या कहा आपने? बिहार में जो शेड्यूल कास्ट आयोग है, हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं ना। उसको भी पंगु कर दिया गया, उसकी तो नियुक्ति ही नहीं की गई, मनोनयन उसका हुआ ही नहीं, डिफंक्ट है पिछले कई वर्षों से बिहार में। अब चुनाव सर पर है, आप लोग कोरोना भी है, बाढ़ भी है, कैसे मैसेज कन्वे करेंगे? टीवी अखबार तो उनके हाथ में है।
भाई आपके जैसे चैनल हैं, अब सब लड़का गांव गांव फेसबुक पर देख रहा है, हम्म, सब देख रहा है फेसबुक पर, मेल पर, यूट्यूब पर। हम्म, सोशल मीडिया काफी तेज हो गई है। हम्म, जो जो बात अभी दिल्ली में हो रही है हम्म, वो गांव में पहुंच जा रही है। हम्म, अमित शाह जी गए हॉस्पिटल में रात के भर्ती होने के लिए, चला न्यूज रात में, सवेरे 6 बजे उठ के लड़का लोग फोन करके पूछ रहा है अमित शाह जी चले गए एम्स में, भर्ती हो गए क्या, कोरोना उनको भी हो गया, क्या स्थिति है, उनके हाल चाल जानने लगा। क्या 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 होगा रणनीति क्या रहेगी नहीं सर होगा। आपकी पार्टी की, क्या होगी, क्या तेजस्वी यादव को लेकर क्या है, और कैसे आप लोग कैंपेन तय कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो करवाए, आप लोग चाह रहे थे कि चुनाव ना हो, लोजपा भी जो कि एनडीए में है वो भी चाह रहे थे कि चुनाव ना हो, तो क्या नजदीक आ रहे हैं आप लोग? देखिए, लोजपा जो है वो तो बीजेपी के साथ है, हम्म, मनुवादियों के साथ है, हम्म, अंबेडकरवाद के विरोध करने वाली संस्थाओं के साथ है, हम्म, जो जो आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं वैसे लोगों के साथ है। तो उनके चेहरा चरित्र को लोग तो जान रहे हैं गांव में। तेजस्वी तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज के तारीख में बिहार के जो नौजवान हैं वो सब तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है, चिराग पासवान तेजस्वी पासवान एक साथ आ सकते हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो। अगर ने अगर तेजस्वी यादव का कोई नेतृत्व मानता हो हाँ, चीफ मिनिस्टर का, हाँ, हाँ। तो कोई आना चाहे तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। पहले छोड़ करके आने की बात तो करे। अच्छा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे? हर हाल में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे बिहार। आप लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं सर, बहुत करीबी हाँ, लोगों में से रहे हैं, उनके मिलते जुलते रहते हैं। हाँ। मतलब क्या लग रहा है, लालू यादव अगर अभी होते, जो हालात है देश में और बिहार में, क्या फैसला कर दे? लालू जी अगर आज बाहर रहते तो आज देश की राजनीतिक स्थिति और कुछ और होती। लालू जी से डरते हैं जेडीयू और बीजेपी के लोग, इसलिए तो उनको एन केन प्रकार ने जेल में बंद करके रखा है। 1100 करोड़ रुपया का 120 आईपीसी का जो धारा है उसको लगा करके आप लालू जी को संदेह पर जेल में बंद करके रखे हैं, सजा करवा दिए हैं, ये सब करके रखे हैं। और दूसरी ओर 2400 करोड़ का मामला है सृजन घोटाला, जिसमें कि सीधे और सीधे तौर पर कोई अधिकारी पदाधिकारी बगैर सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोगों के इशारे के नहीं कर सकता है, असंभव बात है। उनको आप दिए हुए छूट, यह है बेईमानी। आपने नीतीश कुमार और के लालू साथ, यादव अगर बाहर होते आज तो सब लोगों को पता चल जाता। सर आप, आगे आने वाले दिनों में हम्म, लालू यादव तो नहीं है, लालू यादव एक व्यक्ति के रूप में अब नहीं रह रहे हैं, एक संस्था के रूप में है। लालू यादव की आवाज लोगों तक चुभ रही है, और जो उनकी आवाज थी गरीब किसान मजदूर लोग आज याद कर रहे हैं, उसके सहारे सत्ता का परिवर्तन आगे बार। आपने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, आप स्पीकर में, क्या लग रहा है वो दबाव में है बीजेपी के, या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या क्या, कैसे देखते हैं आप उनके पिछले, अब जब से देखिए, वो तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। मैं आपके इतना ही साथ बहुत, जानता हूं हाँ, कि नीतीश कुमार जी आज के तारीख में कथनी और करनी में फर्क है उनके। हम्म, व्यक्तिगत बातचीत में वो बहुजन समाज की बात करते हैं, हम्म, और उनका कलम जो चलता है वो मनुवादियों के पक्ष में चलता है। ये आपका अनुभव इतना है ही उनके फर्क है, साथ? उनमें फर्क यही है। तो जो भी उनका कलम चलता है मनुवादियों के पक्ष में चलता है। बाढ़ को लेकर कैसे कैंपेन, कितना मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आपने लंबा राजनीतिक जीवन रहा है इसीलिए तो आपका। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए आप चुनाव की तिथि को आगे बढ़ा दीजिए। माहौल नहीं है, कोरोना है, बाढ़ है, सब है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ चुनाव करा रहे हैं।
आप आरजेडी के सारे बड़े नेता आप एक मंच पर थे, आज एक साथ थे, क्या कास्ट हाँ। पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रहा है, क्या आप लोग इसके लेकर कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, कोई कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं? सब लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि हर हाल में एनडीए को हटाना है, आरजेडी को आगे बढ़ाना है और बहुमत दिलाना है। दलित, आदिवासी, पिछड़े का एक मुश्त वोट, एक एक वोट लालटेन के साथ जाएगा, आरजेडी के खाते में जाएगा। चौधरी हैं जो जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और बियॉन्ड द पार्टी लाइन हमेशा से जो ऑपरेस सोसाइटी है, जो शोषित वंचित समाज है, उसकी आवाज उठाते रहे हैं और उसकी कीमत भी इनको लगातार चुकानी पड़ती है और उसको चुकाते भी रहे हैं। चाहे घर छोड़ना पड़े, इनके सुरक्षा ले ली गई, घर से भी हटा दिया गया, उसके बाद भी हमेशा खासकर एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए सचेत रहते हैं, उनकी हक आवाज उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।